थे सेल बायोलॉजी। क्या पढ़ रहे थे? सेल बायोलॉजी। जो पहला पार्ट था उसमें अपन ने क्या पढ़ा था? सबसे पहले सेल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है। फिर सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, ठीक है। फिर सेल वॉल क्या होती है। फिर अपन ने पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा पार्ट अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। और क्या पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोट है और यूकैरियोट है, दोनों सेल्स के अंदर डिफरेंस क्या होते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा अपन ने लास्ट जो क्लास की थी अपन ने उसके अंदर पढ़ दिया था, ठीक है। तो चलिए अब अपने बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ठीक है। जो सेकंड पार्ट है उसमें दूसरे जितने भी सेल इन्वेलप्स हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे, जो भी सेल ऑर्गेनेलिज है उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले अपने बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। सब माइटोकॉन्ड्रिया को बात माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, अपने सभी को मालूम है, इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि यहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस होता है। क्या होता है? एटीपी का सिंथेसिस होता है। सबसे पहली चीज कि एक्चुअल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो इसका आंसर है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो जो अपनी ये सेल है, तो सेल के जो ये अगर न्यूक्लियस है सेल का, तो ये जो साइटोप्लाज्म है साइटोप्लाज्म में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। दूसरी चीज, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो राउंड भी हो सकता है, वो रोड लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ठीक है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया ये इसके माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, मान लो कि ये अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये भी क्या है, बाई इन्वेलप्ड है, मतलब इसके ऊपर भी दो लेयर्स लगी हुई होती है, ठीक है। एक ये होती है आउटर लेयर और एक ये होती है इनर लेयर। यहाँ तक समझ में आ गया? जिसको अपने आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है, ठीक है। और इनके बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोला जाता है, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। और जो मैट्रिक्स होता है आउटर और मतलब अब इसमें क्या हो गया, मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसमें क्या हो गया, ये मैट्रिक्स हो गया, ये जो अंदर पूरा का पूरा भरा हुआ है ये क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद में उसके बाहर ये इनर मेम्ब्रेन होगी, उसके और बाहर आउटर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किस चीज में रोल प्ले करता है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स के अंदर। इनमें क्या होता है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं जो कि एटीपी सिंथेसिस के अंदर हेल्प करते हैं। समझ में आ गई यहाँ तक बात? दूसरी चीज, जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, जैसे कि अपन ने क्लोरोप्लास्ट में बात की थी, वो कौन सा होता है, 70s राइबोसोम्स होता है, ठीक है। दूसरी चीज, इसका जो डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो भी कैसा होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। तो अब आप लोग एक चीज देख रहे हो कि जो अपन ने प्रोकैरियोट पढ़ा था उसमें भी यही चीज पढ़ी थी कि उसमें भी डीएनए सर्कुलर था, ठीक है। दूसरी चीज उसमें भी राइबोसोम 70s था। अपन ने जब क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था उसमें भी सेम ही चीज पढ़ी थी कि उसमें भी राइबोसोम 70s था और उसमें भी डीएनए सर्कुलर था, ठीक है। तो अपने इससे एक चीज मालूम कर पा रहे हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है, मतलब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका डीएनए किसके जैसा है, प्रोकैरियोट्स के जैसा है। तो एक थ्योरी ये भी बोलती है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है और जो क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, वो एक्चुअल में पहले प्रोकैरियोट्स हुआ करते थे। बहुत सालों पहले माइटोकॉन्ड्रिया और जो ये क्लोरोप्लास्ट है वो क्या हुआ करते थे, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट क्या हुआ करते थे, प्रोकैरियोट्स हुआ करते थे। अब जब उन्होंने कभी किसी जमाने में एनिमल सेल या फिर प्लांट सेल जो भी यूकेरियोटिक सेल है उन पे इन्फेक्शन किया होगा, पर जब वो इन्फेक्शन कर रहे थे उसी टाइम उनके अंदर कुछ अडेप्टेशन हो गए थे जिसके कारण से वो अपने यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर ही उनको इन्फेक्ट करने के बजाय उनको हेल्प करने लगे, एटीपी सिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में, ऐसी चीजों में ये क्या करने लगे, उनको हेल्प करने लगे, इसीलिए ये बेनिफिशियल हो गए फिर एनिमल सेल्स के लिए, ठीक है। चलिए चलिए, ये अपने जो सामने देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर, वो किसका स्ट्रक्चर है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब सबसे पहले ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है इसमें ये क्या हो गया, सबसे बाहर वाला ये तो हो गया आउटर मेम्ब्रेन, उसके अंदर की जो ये मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है जो रेड कलर के अंदर है वो क्या होगी, इनर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। उसके अंदर का ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स का जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसका एक एक्सटेंशन होता है, ठीक है, जिनको अपने क्रिस्टे बोला जाता है। इस टाइप से जिगजैग स्ट्रक्चर के अंदर होता है ये, ठीक है, जो कि क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रियल की जो इनर मेम्ब्रेन है उसका एक तरीके से सरफेस को इंक्रीज करता है। क्या करता है, सरफेस को इंक्रीज करता है, ताकि कोई भी रिएक्शन है, कोई भी एंजाइम्स है, उनको वर्क करने में अच्छे से सरफेस मिल पाए, ठीक है। और दूसरी चीज, इनमें राइबोसोम अपन ने बात की थी कैसा होता है, 70s राइबोसोम्स होता है, ठीक है। और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहाँ पाया जाता है, जो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है उन दोनों के बीच में, बीच का जो स्पेस होता है उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोला जाता है, या फिर अपने बोल सकते हैं जो क्रिस्टे और जो आउटर मेम्ब्रेन है उनके बीच के स्पेस को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोला जाता है, ठीक है। चलिए, अब माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन क्या 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 होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ सेल रेस्पिरेशन, सेल रेस्पिरेशन यही करती है एक तरीके से।
एट द साइट ऑफ सेल रेस्पिरेशन। ठीक है, उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट हो गए, लिपिड्स हो गए और प्रोटीन्स हो गए, उनके ऑक्सीडेशन के लिए यही काम करता है। सभी का ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, मतलब जो भी प्रोसेस जो ऑक्सीडेशन से रिलेटेड है वो सबके सब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है। ठीक है, अपन ने पहले भी पढ़ा था कि जो इनके अंदर क्या होते हैं, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स पाए जाते हैं यहाँ पे इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसीलिए जो भी ऑक्सीडेशन का काम होता है वो पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है। उसके बाद में डिहाइड्रोजिनेशन भी, इसी डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटीज होती है वो भी यही होता है। डिहाइड्रोजिनेशन जिसको अपने बोलते हैं, मतलब हाइड्रोजन का रिमूव होने को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है कि जैसे NADPH है, NADPH से अगर NADP बना के, ठीक है, फिर उससे ATP का फॉर्मेशन होता है, उसी को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोला जाता है। ठीक है, वो भी कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। जैसे कि अपने ये सब चीज कहाँ कब देखते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है, उस टाइम देखते हैं ये सब चीजें, जहाँ पे NADPH या फिर FADH2 की बात करते हैं तो वो सभी ATP के अंदर फॉर्म कन्वर्ट होते हैं, तो वो सब कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर DNA भी पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे होता है ये DNA, माइटोकॉन्ड्रियल जो मैट्रिक्स होती है वहां पे होती है। जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है उसके अंदर क्या पाया जाता है, ये DNA पाया जाता है। इसीलिए ये और किस चीज के लिए, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होता है। ठीक है, और अपने कौन से ऑर्गेनेलिज का देखा था कि जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो वो अपने बात की थी क्लोरोप्लास्ट की। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और क्या कंटेन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम्स कंटेन करता है। जो किस चीज के लिए, राइबोसोम्स का भी अपन ने पहले बात की थी, ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, काफी सारे प्रोटीन्स और RNA के फॉर्मेशन के लिए। RNA के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो लाइक जो अपने न्यूक्लियोसोम्स होते हैं वहां पे भी होता है। ठीक है, राइबोसोम्स और क्या काम करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी काम करता है। ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन और जो क्रेब साइकिल है वो भी कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, चलिए, जबकि अपना रेस्पिरेटरी चेन की बात करते हैं या फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात करते हैं, क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो क्रिस्टे है वहां पे होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या फिर कोई भी रेस्पिरेटरी चेंज होती है वो। ठीक है, जबकि अपने क्रेब साइकिल की बात करते हैं वो कहाँ होती है, क्रेब साइकिल तो होती है मैट्रिक्स के अंदर। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कहाँ होता है, वो भी होता है मैट्रिक्स के अंदर। जबकि अपना रेस्पिरेटरी चेंज और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात करते हैं वो कहाँ होता है, क्रिस्टे के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये मेजर फंक्शन या फिर मेजर रोल प्ले करता है माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी मेटाबॉलिज्म के अंदर, क्योंकि अपने को मालूम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी करा रहा है, ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन भी करा रहा है, तो एनर्जी के फॉर्मेशन के अंदर हेल्प कर ही रहा है। ठीक है, इसीलिए इससे क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस इसीलिए किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, ये पूरा का पूरा काम था माइटोकॉन्ड्रिया का, पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिया आपने माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, अब अपने देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ER क्या होता है। ठीक है, चलिए चलिए, जब जब अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो एक्चुअल में ये होता क्या है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने मान लेते हैं ये कोई सेल है, ठीक, उसके अंदर ये कोई न्यूक्लियस है। ठीक है, अब यहाँ से इस न्यूक्लियस से कोई ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं इंटरकनेक्टेड। ठीक है, जो कि जैसे कि मान लो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये इस टाइप के स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं। ठीक है, कैसे भी हो सकते हैं, मतलब जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के जस्ट बाहर से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, ये अपने मान लेते हैं एक बार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये सही से तो नहीं बन पाया पर कोई दिक्कत नहीं है, ये मान लेते हैं अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी एक तरीके से जैसे अपने बात कर रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रिस्टे होता है वो उसका क्या करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, उसी टाइप से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी एक तरीके से सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब जो ER होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है SER जिसको अपने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है, दूसरा होता है रफ ER जिसको अपने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। ठीक है, अगर ये जो भी ER है उनके ऊपर अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, उनके ऊपर अगर राइबोसोम्स अटैच्ड है इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से अगर राइबोसोम्स अटैच्ड है तो फिर उनको बोला जाता है रफ ER। मतलब क्या, राइबोसोम अटैच हो गया तो रफ हो गया, अगर राइबोसोम अटैच नहीं है तो वो क्या होगा, स्मूथ ER होगा, SER होगा। जिनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं है उनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दिया, और जिनके ऊपर अटैच्ड है राइबोसोम उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दिया। अब जो RER होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। उनका क्या काम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, जबकि SER की बात करते हैं, उनका क्या काम होता है, लिपिड सिंथेसिस। समझ में आ गया, जो SER होते हैं उनका क्या काम होता है, लिपिड का सिंथेसिस या फिर अपने बोल सकते हैं कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस। ठीक है, पर उनके जो SER होते हैं उनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते, जबकि RER की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया।
चलिए अब जैसे कि अपने एक बार थ्योरी देख लेते हैं। जो मेम्ब्रेन होता है रेटिकुलोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके ऊपर या तो वो स्मूथ होएगी, या फिर वो मतलब स्मूथ कौन सी होएगी, जब उनके पास में कोई अटैच्ड राइबोसोम्स नहीं है। ठीक है, और रफ कब होएगी, जब उनके पास में अटैच्ड राइबोसोम्स है। ठीक है, इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करते हैं एसईआर की, वो क्या, लिपिड और ग्लाइकोजन के सिंथेसिस, लिपिड और ग्लाइकोजन का सिंथेसिस। ठीक है, जबकि आरईआर की बात करते हैं, उनका मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस। समझ में आ गई। चलिए अब अपने बात करते हैं फंक्शन। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या, एक अल्ट्रा स्ट्रक्चरल स्केलेटन बनाता है। क्या बनाता है, अल्ट्रा स्केलेटन फंक्शन, अल्ट्रा स्केलेटल फ्रेम बनाता है। जैसे कि मैंने बोला ना, ये ऐसे 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 कहाँ से, न्यूक्लियस से जुड़े हुए होते हैं ऑफ साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, एंड इट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। इसीलिए अपने क्या बोल सकते हैं, जो ईआर है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। किसको, जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होता है उसको। ठीक है, और ये किस चीज के लिए काम करते हैं, इट एक्ट एज इंट्रा सेलुलर सर्कुलेटरी सिस्टम। क्यों, क्योंकि ये सर्कुलेट करते हैं, काफी सारे सब्सटेंस होते हैं ना जिनको बाहर से मतलब जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से न्यूक्लियस वगैरह में जाना होता है, या फिर न्यूक्लियस से मैट्रिक्स के अंदर जाना होता है, तो उनको सर्कुलेट करने के लिए भी हेल्प करता है। ठीक है, इट सर्कुलेट वेरियस सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, सेल से बाहर और सेल के अंदर डालने के लिए ये एक तरीके से इंट्रा सेलुलर सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह काम करता है। इट सर्कुलेट्स वेरियस सब्सटेंसेज इनटू एंड आउट ऑफ द सेल बाय द मेम्ब्रेन फ्लो मैकेनिज्म। किसके, कौन से फ्लो के मैकेनिज्म से, मेम्ब्रेन फ्लो मैकेनिज्म के थ्रू। समझ में आ गया। अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये और किसकी तरह काम करते हैं, स्टोरेज की तरह और सिंथेसिस ऑर्गन। क्यों, ये प्रोटीन और जो लिपिड और ग्लाइकोजन है उनका सिंथेसिस भी कर रहे हैं और उनका स्टोरेज भी कर रहे हैं। ठीक है, किस किस चीज़ का सिंथेसिस करते हैं, लिपिड का सिंथेसिस करते हैं, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करते हैं, कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस करते हैं, ग्लिसराइड्स का और हॉर्मोन्स का सिंथेसिस करते हैं। और क्या है, ये एक्ट एज अ सोर्स ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स मटेरियल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम ये किसकी तरह काम करते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के मटेरियल की तरह। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करता है सेल को टॉक्सिक इफेक्ट की तरह, इफेक्ट से, इसीलिए ये डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर भी हेल्प करता है। कौन करता है डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर हेल्प, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये किस चीज़ के लिए काम करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द सेल्स के लिए। ठीक है, और इट सर्टेन केसेस में ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स इंट्रासेलुलरली, मतलब सेल के अंदर, एक दूसरे सेल के अंदर ये इम्पल्स को ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। इसीलिए इनको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोला जाता है। दो टाइप के होते हैं, एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इम्पल्स को भी इंट्रासेलुलरली ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो स्पेशल नेचर के हैं एंड प्रेजेंट इन मसल सेल्स, और मसल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो स्पेशलाइज्ड है, ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो स्पेशलाइज्ड है और कहाँ प्रेजेंट है, मसल सेल्स में प्रेजेंट है, तो उनको क्या बोला जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब ऐसे रेटिकुलम, ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मसल्स में प्रेजेंट है, उनको क्या बोला जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, इसीलिए एक बार अपने दोबारा देख लेते हैं क्या क्या फंक्शन था। सबसे पहला, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, अल्ट्रा स्ट्रक्चरल स्केलेटन की तरह काम करता है। ठीक है, दूसरा, मेम्ब्रेन फ्लो मैकेनिज्म, मतलब सेल से, मतलब जो इंट्रासेल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसकी तरह काम करता है, जो भी सब्सटेंस होता है उसको सेल के अंदर और सेल से बाहर भेजता है। ठीक है, तीसरी चीज, ये सिंथेसिस और स्टोरेज की तरह काम करता है, क्योंकि लिपिड्स प्रोटीन्स इनका सिंथेसिस भी करता है और उनका स्टोरेज भी करता है। ठीक है, चौथा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के मटेरियल की तरह काम करता है सेल डिवीजन के टाइम। ठीक है, पांचवा, ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काम करता है सेल्स के अंदर। छठा, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इम्पल्स ट्रांसफर करता है, इसीलिए इनको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोला जाता है। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो कहाँ पाए जाते हैं, केवल और केवल मसल्स के अंदर। समझ में आ गया, ये इतने फंक्शंस थे। ओके, चलिए चलिए, अब अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब अपने बात करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स की। इनको गोल्जी बॉडी भी बोला जाता है, क्योंकि ये इसको किसने डिस्कवर किया था, गोल्जी ने। गोल्जी इसके साइंटिस्ट का नाम भी है, जिसने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए इनको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। ठीक है, ये सभी सेल्स में होता है एक्सेप्ट प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट्स के अंदर सबसे पहली बात, क्योंकि ये सेल ऑर्गेनली है, तो सेल ऑर्गेनली जो प्रोकैरियोट्स होता है उनमें नहीं पाया जाता, इसलिए सभी सेल्स में होते हैं केवल प्रोकैरियोट्स को छोड़ के। ठीक है, अगर ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होंगे तो इनको क्या बोला जाता है, डिक्टियोजोम। जो भी गोल्जी बॉडी जो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है उनको क्या बोला जाता है, डिक्टियोजोम। ठीक है, क्योंकि ये सेल वॉल के फॉर्मेशन के अंदर सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं। डिक्टियोजोम्स या फिर जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है, उसका क्या काम होता है, सीक्रेट नेसेसरी मटेरियल्स, किस चीज़ के लिए, ताकि नई सेल वॉल का फॉर्मेशन हो सके सेल डिवीजन के टाइम।
ठीक है। चलिए अब अपने बात करते हैं फंक्शन का। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो उसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो जब इसकी फंक्शन की बात करते हैं तो उसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन का स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स और एंजाइम्स, ठीक है। जो क्या सीक्रेट करते हैं, राइबोसोम्स, ऐसे प्रोटीन्स मतलब ऐसे प्रोटीन्स और एंजाइम्स जो कि राइबोसोम ने सीक्रेट किए हैं और उनको फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया गया है, उनका स्टोरेज करता है, ठीक है। दूसरा और क्या काम है, सिक्रीशन का काम है, क्योंकि ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो भी काफी सारी चीजें सीक्रेट करता है, जैसे कि कुछ मटेरियल सीक्रेट करता है जो कि सेल वॉल के फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद जो डिक्टियोसोम है वो क्या सीक्रेट करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन के अंदर, सेल डिवीजन के टाइम सेल वॉल फॉर्मेशन के अंदर नेसेसरी मटेरियल सीक्रेट करता है, ठीक है। और इसका क्या काम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन में, और इसका क्या काम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है, सेल वॉल में हेल्प करेगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में करता है, ठीक है। उसके साथ साथ में ये एक्टिवेट करता है माइटोकॉन्ड्रिया को ताकि वो एटीपी का सिंथेसिस कर सके, इट एक्टिवेट्स माइटोकॉन्ड्रिया, और ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिवेट करता है ताकि एटीपी का फॉर्मेशन कर सके। बाद में वो उस एटीपी को किस चीज के लिए यूटिलाइज करते हैं, रेस्पिरेटरी साइकिल के लिए, समझ में आया, ठीक है। तो सबसे मेन चीज, मेन जो क्वेश्चन आता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स से, वो इसका क्या काम होता है, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स व्हिच आर सिक्रेटेड बाय एंजाइम्स व्हिच आर सिक्रेटेड बाय राइबोसोम्स एंड आर ट्रांसपोर्टेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, समझ में आ गया। चलिए अब अपने बात करते हैं लाइसोसोम, लाइसोसोम का क्या काम रहता है, ठीक है। लाइसोसोम की बात करते हैं, जो एनिमल सेल का साइटोप्लाज्म होता है उसके ऊपर काफी स्फेरॉइड या फिर इरेगुलर शेप्ड मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स पाया जाता है। सबसे पहले ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है, ठीक है, जिनको अपने लाइसोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये लाइसोसोम्स प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, जो गोल्जी बॉडी होती है वहीं से ओरिजिनेट होते हैं ये लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से क्या है, ये ओरिजिनेट होते हैं। और मैनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स, सबसे मेन इसका क्या है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यहीं से क्वेश्चन आता है इसका जनरली, ये क्या कंटेन करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। उनका फंक्शन क्या होता है, फूड का डाइजेशन, विच कम्स इनटू द सेल बाय पिनोसाइटोसिस या फिर फेगोसाइटोसिस। अब ये लाइसोसोम जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाते हैं वो सेल के अंदर कैसे आते हैं, या तो पिनोसाइटोसिस से या फिर फेगोसाइटोसिस, मतलब या तो जो सेल्स है उनको खा जाती है, ठीक है। मतलब फेगोसाइटोसिस का क्या मतलब होता है कि खाना, ठीक है। तो जैसे कि अमीबा होता है, अमीबा क्या करता है, धीरे धीरे अगर कोई चीज को खाना होता है तो वो इस टाइप से खा लेता है उसको, उसको अंदर की तरफ ले लेता है, फिर ये जो सब्सटेंस है वो इधर से अंदर ले लेता है, वो उसी को फेगोसाइटोसिस बोला जाता है, ठीक है। समझ में आ गया पूरा लाइसोसोम्स, लाइसोसोम, ठीक है। और दूसरी चीज, जब अपने लाइसोसोम की बात करते हैं, तो अपने लाइसोसोम्स की बात करते हैं तो इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोला जाता है, या फिर ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी या फिर कोई भी सेल, ग्रेवयार्ड ऑफ सेल बोल सकते हैं अपने, क्यों कि जो सेल्स है जो आइदर एज्ड हो गई है या फिर कोई भी सेल्स है, ठीक है, वो ऑटो डिसोल्यूशन करता है सेल्स का, यहाँ पे यूजफुल इन ऑटो डिसोल्यूशन ऑफ द सेल्स, मतलब सेल्स को खत्म करने के अंदर काफी सारी डेड सेल होगी, दूसरी सेल्स होगी, तो ये क्या करता है, उनका ऑटो डिसोल्यूशन करता है, इसलिए ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी या फिर ग्रेवयार्ड ऑफ सेल भी बोला जाता है, ठीक है। लाइसोसोम्स और किस चीज के लिए हेल्पफुल होता है, ये फर्टिलाइजेशन के अंदर भी हेल्प करता है लाइसोसोम्स, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब अपनी बात करते हैं राइबोसोम्स, राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स सबसे पहले स्मॉल होते हैं, डेंस होते हैं, राउंड होते हैं और ग्रेनुलर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। या तो ये फ्रीली माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होंगे, साइटोप्लाज्म में होंगे, क्लोरोप्लास्ट में होंगे, या फिर ये अटैच्ड होंगे मेम्ब्रेन के अंदर, जैसे कि अपने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर देखा था। दोबारा सुनो, राइबोसोम्स क्या होंगे, या तो स्मॉल होंगे, डेंस होंगे, स्मॉल होंगे, डेंस होंगे, राउंड होंगे, या फिर ग्रेनुलर पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, जो कि या तो फ्रीली प्रेजेंट होंगे, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, या फिर अटैच्ड होंगे कहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, जिसको अपने आरईआर बोलते हैं बाद में, ठीक है, जो कि किस चीज के लिए हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हेल्प करते हैं, समझ में आ गया। अब राइबोसोम्स दो टाइप के होते हैं, या तो ये 70s होंगे या फिर ये 80s होंगे, ठीक है। जब अपने 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स की बात करते हैं तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, या तो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या फिर क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। 80s की बात करते हैं तो ये यूकेरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जब अपने इसकी सब यूनिट्स की बात करते हैं तो 70s की सब यूनिट होती है 50s प्लस 80s, 50s एंड 30s, ठीक है। अब देखो इसको टोटल करेंगे तो ये 80 हो रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये 80s राइबोसोम्स की सब यूनिट्स है, ठीक है। तो ये 50s प्लस 50s एंड 30s की बात करते हैं तो 70s की सब यूनिट्स है, ठीक है। जबकि अपने 80s की बात करते हैं तो उसकी सब यूनिट्स क्या होती है, 60s एंड 40s,
60 एस और 40 एस मतलब टोटल करने से 100 हो रहा है, 80 नहीं हो रहा, और उसके बावजूद ये इनकी सब यूनिट्स होती है। ये चीज़ ध्यान, ठीक है। और राइबोसोम्स किस चीज़ के लिए एसेंशियल होता है? प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि आरईआर के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस करता है, अपने को भी मालूम है। समझ में आ गया? चलिए अब अपने बात करते हैं, ये इतना था राइबोसोम्स और लाइसोसोम्स के बारे में, ठीक है। अब अपने बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होती है? जो प्लांट्स और एनिमल सेल्स है, उनका जो साइटोप्लाज्म होता है, वो ट्रांसफर किया जाता है काफ़ी सारे अल्ट्रा फाइन ट्यूब्यूल से। जो साइटोप्लाज्म है वो ट्रांसफर किया जाता है अल्ट्रा फाइन ट्यूब्यूल से। अब ये जो ट्यूब्यूल्स होती है वो किस चीज़ की बनी हुई होती है? ट्यूब्यूल्स ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स की, ठीक है। और ये ट्यूब्यूल्स होती है, ये बहुत ही फाइन होती है, बहुत ही थिन होती है, अल्ट्रा फाइन होती है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? माइक्रोफाइन, माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्या मतलब होता है? 10⁻⁻6 के साइज की हो, उन्हीं को अल्ट्रा अल्ट्रा फाइन या फिर अल्ट्रा थिन है, इसलिए इनको क्या बोल दिया? माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का मेन फंक्शन क्या होता है? कि जो साइटोप्लाज्म है या फिर वाटर है या फिर स्ट्रीमिंग कुछ सब्सटेंस है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो गया, ठीक है, या फिर जो फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है, इन सभी का ट्रांसपोर्ट करना, या फिर माइटोटिक स्पिंडल, माइटोटिक या फिर मियोटिक स्पिंडल होता है सेल डिवीजन के टाइम, वो सब का फॉर्मेशन करना। समझ में क्या क्या काम होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का? या तो साइटोप्लाज्म का ट्रांसपोर्ट करना साइटोप्लाज्म का, या फिर किस चीज़ का फॉर्मेशन करना? माइक्रो माइटोटिक स्पिंडल का, माइटोटिक या फिर मियोटिक स्पिंडल्स का फॉर्मेशन, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। समझ में आया? चलिए ओके। उसके बाद में अपने बात करते हैं डिफरेंस, किसके बीच का डिफरेंस? प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बीच का डिफरेंस। क्या बात करेंगे अब अपने प्लांट सेल्स, और जितनी भी सेल ऑर्गेनेलिज थी वो मोस्ट ऑफ देम हो गई अपनी कंप्लीट, ठीक है। अब अपने बात करते हैं कि एनिमल सेल क्या होता है और प्लांट सेल क्या होता है, और उन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपने को मालूम है जो प्लांट सेल होता है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल होता है वो एनिमल्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। दूसरी चीज, जो प्लांट सेल होती है उनमें क्या होती है? सेल वॉल होती है, ठीक है। अभी जैसे ये जो स्ट्रक्चर है इसमें देख पा रहे हो, इसमें तो केवल और केवल ये एक ही मेम्ब्रेन है बाहर वाली, ठीक है। इसमें जब अपने एनिमल सेल की बात करते हैं तो इसमें केवल और केवल ये एक ही मेम्ब्रेन है बाहर वाली, ठीक है। जबकि अपने इसकी बात करते हैं एनिमल सेल की, तो इसमें देखिए एक तो ये बाहर वाली सेल है जिसको अपने सेल वॉल बोला जाता है, और एक ये अंदर वाली सेल है जिसको अपने सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, जो ये प्लांट सेल होती है इसमें जो ये वैक्यूल होती है ये बहुत बड़ी होती है। ये क्या है? वैक्यूल मेम्ब्रेन। ये देखो, ये वैक्यूल मेम्ब्रेन है, ये बाहर ये अंदर वाली ये तो वैक्यूल मेम्ब्रेन है, और ये जो बड़ी सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये क्या है? इसमें वैक्यूल होती है, जो कि ऑलमोस्ट 70% ऑफ द सरफेस को कवर करती है, या फिर सेल का जो वॉल्यूम है उसको कवर करती है 70 to 80%, ठीक है। जबकि एनिमल सेल की बात करते हैं तो ये बहुत ही छोटी होती है, वैक्यूल्स बहुत ही एकदम माइन्यूट सी सेल ये वैक्यूल होती है, ठीक है। ये इसमें किस चीज़ के लिए हेल्प करती है वैक्यूल्स? ये इसके ऑस्मो रेगुलेशन वगैरह के अंदर हेल्प करती है, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं कि इनमें और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। एक चीज अपन ने और पढ़ी थी, जो गोल्जी बॉडी है वो इसमें तो गोल्जी बॉडी ही होती है, जो एनिमल सेल होता है उसमें तो गोल्जी बॉडी होती है, जबकि प्लांट्स के अंदर उसको क्या बोला जाता है? डिक्टोजोम बोल देते हैं उसको। समझ में आ गई? चलो इसी टाइप से जो ये एनिमल सेल्स होती है वो थोड़ी सी लार्जर होती है, सॉरी प्लांट सेल होती है वो थोड़ी लार्जर होती है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल्स। समझ में आ गया? चलिए अब अपने अच्छे से ये अपन ने सेल स्ट्रक्चर देख लिया, तो इसके अंदर क्या है? ये वैक्यूल हो गई, ये पूरा ये जो प्लांट सेल है उसमें क्या होता है? ये गोल्जी वेसिकल्स हो गए, ठीक है। ये राइबोसोम्स हो गए, ये एसईआर जिसको अपने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दिया, ये न्यूक्लियोलस हो गया जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। ये खुद न्यूक्लियस हो गया, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगी, अमाइलोप्लास्ट हो गया जो स्टार्च ग्रेन्स का सिंथेसिस करते हैं, या फिर अपना बोल सकते हैं स्टोरेज करते हैं अमाइलोप्लास्ट, ठीक है। ये जो है ये क्या है? यहाँ का ये साइटोप्लाज्म हो गया। इसी टाइप से काफी सारे ऑर्गेनेलिज्म सिमिलर होते हैं एनिमल सेल्स के अंदर, ठीक है। समझ में आ गई? दूसरी चीज, जो प्लांट सेल है वो सेल प्लेट मेथड के द्वारा डिवीजन होता है इनका, ठीक है। चलिए अब अपने अच्छे से इनका डिफरेंस की बात करते हैं, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं इसके सेल वॉल की, ठीक है। जो सेल वॉल होती है वो रिजिड वॉल होती है, कहाँ होती है? आउटसाइड ऑफ द सेल होती है, जबकि इसमें जो एनिमल सेल्स है उनमें क्या होता है? ये एब्सेंट होती है, ठीक है। साइज की बात करते हैं तो ये लार्जर होती है, और इसकी एनिमल सेल की बात करते हैं तो स्मॉलर होती है। शेप की बात करते हैं तो इसमें चेंज नहीं होता, क्यों? क्योंकि सेल वॉल होता है, सेल वॉल होता है तो सेल को चेंज नहीं होने देता शेप को, ठीक है। और जबकि एनिमल सेल की बात करते हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती, इसीलिए ये चेंज होती रहती है, ठीक है। प्लास्टिड्स की बात करते हैं तो इसमें प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, जबकि इसमें प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं,
ठीक है। वैक्यूल्स की बात करते हैं तो ये क्या मैच्योर प्लांट सेल होती है जो क्या लार्ज वैक्यूल होती है, इसके अंदर क्या होती है लार्ज वैक्यूल, जबकि वैक्यूल्स न्यूमरस होती है और वेरी स्मॉल होती है, बहुत ही छोटी होती है किसके अंदर, एनिमल सेल्स के अंदर। ठीक है। जब अपने न्यूक्लियोलस की बात करते हैं तो ये साइटोप्लाज्म के पेरिफेरल की तरफ होती है, साइटो जो न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियोलस, क्योंकि न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाएगा। तो इसमें जो प्लांट सेल होता है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरल होता है, जबकि अपने एनिमल सेल की बात करते हैं तो वो सेंटर के अंदर होता है। ठीक है। जो कि क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियस होता है जो प्लांट सेल के अंदर वो पेरिफेरल इसीलिए होता है क्योंकि बीच में इनके वैक्यूल्स पाई जाती है, जो कि मोस्ट ऑफ द सरफेस एरिया या फिर मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम को कवर कर लेती है। फिर अपने बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। ये कंपेरेटिवली कम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कंपेरेटिवली फ्यूअर होते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया अपन इसके अंदर की बात करते हैं एनिमल सेल्स के अंदर तो काफ़ी सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होता है किसमें, प्लांट सेल के अंदर, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब अपने बात करते हैं सेंट्रियोल की। सेंट्रियोल्स यूजुअली absent होते हैं, यूजुअली absent होते हैं, जबकि इसमें एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। फिर अपने बात करते हैं स्पिंडल फाइबर की। ठीक है। स्पिंडल फाइबर डिवीजन एनेस्ट्रल फॉर्म होता है, स्पिंडल फाइबर डिविजन्स आर एनेस्ट्रल, इसमें प्लांट सेल में, प्लांट सेल में कैसा होता है, एनेस्ट्रल फॉर्म होता है ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन, जबकि स्पिंडल फाइबर एनिमल सेल्स के अंदर बात करते हैं वो न्यूक्लियर डिवीजन के टाइम फॉर्म होते हैं, आर एम्फीएस्ट्रल। कैसा होता है, एम्फीएस्ट्रल, ये याद रखना, एम्फीएस्ट्रल और एनेस्ट्रल, समझ में आ गया। ये इसमें कैसा होता है, स्पिंडल फाइबर एनेस्ट्रल होता है। ठीक है। जबकि अपने इसकी बात करते हैं एनिमल सेल्स के अंदर तो उसमें कैसा होता है, एम्फीएस्ट्रल होता है स्पिंडल फाइबर। ठीक है। जबकि अपने गोल्जी अपैरेटस की बात करते हैं इसमें डिस्टिंक्ट और अनकनेक्टेड यूनिट्स जिसको अपने डिक्टियोसोम्स बोला जाता है, जो कि सेल वॉल के अंदर, सॉरी सेल वॉल फॉर्मेशन के टाइम हेल्प करता है, इसको क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम, किसमें, प्लांट सेल्स के अंदर। ठीक है। जबकि अपने गोल्जी ये क्या है, अनकनेक्टेड रहता है सबसे पहली चीज, और डिस्टिंक्ट रहता है, डिस्टिंक्ट को यानी कनेक्टेड बोल दिया। ठीक है। जबकि अपने तो एनिमल सेल्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, वेल कनेक्टेड होता है, ये लोकलाइज्ड होता है, मतलब इधर उधर बिखरा हुआ नहीं होता गोल्जी एपरेटस। जबकि अपने लाइसोसोम्स की बात करते हैं तो ये बहुत ही कम होते हैं इसके अंदर, प्लांट सेल्स में लाइसोसोम्स। ठीक है। उसके बाद में जो, क्योंकि बहुत ही कम होते हैं तो इनका कोई ना कोई काम होता होगा, वो कौन करता है, फिर वैक्यूल काम करता है उनका। ठीक है। और इसमें एनिमल सेल्स के अंदर जो लाइसोसोम्स होते हैं वो टिपिकली होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट, रेयर नहीं होते, काफी सारे होते हैं। ठीक है। फिर अपने बात करते हैं लाइसो ग्लाइऑक्सीसोम्स, ग्लाइऑक्सीसोम्स प्रेजेंट होता है किसमें, प्लांट सेल्स के अंदर, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है। ग्लाइऑक्सीसोम्स का क्या काम होता है, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन। ठीक है। उसके बाद में इसमें क्या होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं ग्लाइऑक्सीसोम, किसमें एब्सेंट होते हैं, एनिमल सेल्स के अंदर। फूड की बात करते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च होता है इसका, क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल प्लांट्स का स्टार्च। जबकि अपने एनिमल्स की बात करते हैं तो रिजर्व फूड मटेरियल्स क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। समझ में आ गई। चलिए, अभी तक अपने किस किस चीज़ की बात की है, वेक्यूल्स की बात कर दी, माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर ली, सेंट्रियोल्स की बात कर ली, स्पिंडल फाइबर, गोल्जी apparatus, लाइसोसोम्स, ग्लाइऑक्सीसोम्स और फूड की बात होगी। ठीक है। चलिए, अब अपने बात करते हैं कि जो सेल्स है वो किसके थ्रू कनेक्ट होती है। ठीक है। जो पास पास की, मान लो ये एक प्लांट सेल है, ये एक प्लांट सेल है, तो ये किससे कनेक्ट होगी, ये अगर एनिमल सेल है, ये एनिमल सेल है, तो ये किस किस चीज़ से एक दूसरे से कनेक्ट होगी। ठीक है। जब अपने प्लांट सेल की बात करते हैं तो वो प्लाज्मोडेस्माटा से कनेक्ट होती है, कनेक्टिंग लिंक क्या होता है सेल्स के बीच में, वो होता है प्लाज्मोडेस्माटा। जबकि एनिमल्स की बात करते हैं, एनिमल सेल्स के अंदर काफी सारे जंक्शंस होते हैं, काफी सारे, एक तरीके से अपने पोर्स बोल सकते हैं, काफी सारे जंक्शंस होते हैं, वहां से कनेक्ट होती है। ठीक है, एनिमल सेल्स के अंदर। चलिए, चलिए अब अपनी बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स की या फिर माइक्रोफाइब्रिल्स की। ठीक है। जो साइटोप्लाज्म होता है कहाँ पे, एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल्स के अंदर, वो जो साइटोप्लाज्म है उसमें क्या होते हैं, काफी सारे अल्ट्रा फाइन, मतलब बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही पतले पतले अल्ट्रा फाइन होते हैं, प्रोटीनेशियस होते हैं और सॉलिड माइक्रोफिलामेंट होते हैं। ठीक है। जो जो सेल होता है उसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, क्योंकि उसमें सेल वॉल तो है नहीं, सेल वॉल नहीं तो स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए होगा, इसीलिए वो रोल कौन प्ले करता है, माइक्रोफिलामेंट प्ले करता है। ठीक है। और जो भी मसल्स होती है उनमें जो कॉन्ट्रैक्टाइल का पार्ट होता है, मतलब वो जिससे कॉन्ट्रैक्शन करती है, वो वाला कौन फॉर्मेशन करता है, माइक्रोफाइब्रिल। ठीक है। फिर अपने बात करते हैं सेंट्रोजोम्स की। जो सेंट्रोजोम्स की बात करते हैं वो क्या, डेंस साइटोप्लाज्म कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है, डेंस साइटोप्लाज्म, और वो नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास में पाया जाता है। सेंट्रोजोम्स ऑफ एनिमल सेल्स, सेंट्रोजोम्स मेनली एनिमल सेल्स के अंदर ही होता है। ठीक है। और ये सेंट्रोजोम्स कब हेल्प करता है, सेल डिवीजन के टाइम हेल्प करता है, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ठीक है। जो सेंट्रोजोम्स है वो फाउंड होते हैं या तो दो रॉड शेप्ड ग्रेन्यूल्स के अंदर, जिनको अपने सेंट्रियोल्स बोला जाता है। ठीक है। आपने
जैसे कि प्रत्येक सेंट्रियोल होता है उसमें 9 माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, प्रत्येक सेंट्रियोल में क्या होते हैं 9 माइक्रोफाइब्रिल यूनिट्स होती है, और प्रत्येक माइक्रोफाइब्रिल्स यूनिट है वो क्या कंटेन करती है 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स कंटेन करती है। ठीक है, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प इन द सेपरेशन एंड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, इसीलिए जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो क्या काम आते हैं मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स या फिर सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स में हेल्प करने के लिए। दोबारा बता देता हूँ, सेंट्रोसोम्स सेल डिवीजन के टाइम काम आते हैं, इनमें 9 तो क्या होते हैं माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, 9 माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, और 9 माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, और प्रत्येक माइक्रोफाइब्रिल्स के अंदर क्या होते हैं 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने हो गए 27। ठीक है, समझ में आ गया, चलिए।